नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं। नरेंद्र शाह 1913 से 1946 तक इनका टाइम ड्यूरेशन देखने को मिलता है। और अगर टिहरी रियासत में अगर हम देखें लास्ट रूलर जिसने सबसे ज़्यादा काम किए, सबसे ज़्यादा वर्क अपने रियासत के अंदर किए हैं, तो वो नरेंद्र शाह थे। क्योंकि इनके बाद जब इनके लड़के आएंगे तो उनके टाइम ड्यूरेशन में हमारे यहाँ 1946 में एक वो दौर चल रहा था कि हाँ भाई अब तो ब्रिटिशर्स जो है यहाँ से जा रहे हैं और अब यहाँ एक कॉन्स्टिट्यूशन का एक सिस्टम सिनेरियो चल रहा है। और फिर 1949 में ये टिहरी रियासत कंप्लीटली इंडियन स्टेट के अंदर एक मर्ज कर दी जाती है। बट उनके टाइम में इतने ज़्यादा वर्क हम लोग नहीं देखते हैं जितने हम नरेंद्र शाह के टाइम ड्यूरेशन में देखते हैं। तो एक हेडिंग डाल लेते हैं, नरेंद्र शाह। नरेंद्र शाह इंपॉर्टेंट रूलर है और इस वजह से भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके टाइम ड्यूरेशन से अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा इंडियन स्टेट्स के अंदर जो फ्रीडम फाइटर वाले मूवमेंट्स हैं वो हम यहाँ पर देखते हैं। हम इन्हीं के टाइम ड्यूरेशन में देखते हैं कि गांधी जी का आगमन हमारे देश के अंदर और गांधी जी की यात्राएं भी हम अपने उत्तराखंड रीजन के अंदर देखते हैं। और ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज़ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर हम इनके टाइम ड्यूरेशन में ही देखते हैं। उनके क्या क्या पॉलिसीज़ के यहाँ रिफ्लेक्शंस देखने को मिले हैं। तो कई सारे सिनेरियो को हम जब देखते हैं, डीपली स्टडी करते हैं, तो इनका टाइम ड्यूरेशन काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि इन्हीं के टाइम ड्यूरेशन में अब स्पेशली उत्तराखंड के अंदर कुछ मूवमेंट्स भी स्टार्ट हो जाते हैं, आंदोलन भी स्टार्ट होते हैं, जिसमें इनके टाइम ड्यूरेशन में दो बड़े आंदोलन बड़े महत्वपूर्ण रहे हैं। वैसे तो बहुत सारे रहे हैं बट दो घटनाएं बहुत इंपॉर्टेंट रही हैं, एक रवाई कांड और दूसरा श्री देव सुमन जी का जो भूख हड़ताल की वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी। बट जो भी है हम एक हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ पहले बात करेंगे, देन उसके बाद फिर ब्रिटिशर्स की पॉलिसी के साथ और यहाँ के मूवमेंट और नेशनल मूवमेंट को कोरिलेट करते हुए चलेंगे तो एक समझ बनेगी। तो नरेंद्र शाह जब हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनके एक छोटे से इंट्रोडक्शन या फिर परिचय से। सेकंड वन हम डिवाइड करेंगे पार्ट से जो होंगे इनके टाइम ड्यूरेशन में किए गए इंपॉर्टेंट वर्क्स, महत्वपूर्ण कार्य, इंपॉर्टेंट वर्क्स। और जब हम वर्क स्पेशल बात करते हैं तो इन वर्क को भी हम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं। जैसे इन्होंने एडुकेशन बेस, शिक्षा पर आधारित कैसे कैसे कार्य किए हैं। इनके टाइम ड्यूरेशन में कुछ सोशियो रिफॉर्म भी किए गए हैं, कुछ सामाजिक कार्य भी किए गए हैं, इंपॉर्टेंट है। और प्लस इनकी जो डायनेस्टी या इनकी जो रियासत है, इनकी रियासत में कुछ राजनीतिक काम भी हुए हैं जिससे इनकी जो छवि, इनकी जो गुडविल थी वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर भी अच्छी खासी मानी जाती है। इवन इनके जो दादा और जो इनके पिताजी हैं उनकी भी गुडविल ब्रिटिश एम्पायर में बहुत अच्छी मानी जाती है। हम लोगों ने बात की थी कि 11 तोपों की सलामी तक मिलती है वहाँ पे जा कर के। तो इनके कुछ पॉलिटिकल वर्क, कुछ राजनीतिक कार्य, तो बेसिकली 3 पार्ट में हम लोग इनके वर्क को देखेंगे और एक लास्ट पार्ट में हम ये सब पढ़ने के बाद कुछ छोटे छोटे से फैक्ट बचेंगे या फिर तथ्य, उन फैक्चुअल पर भी हम बात करेंगे। वैसे कंप्लीटली जब हम लोग अब इस नरेंद्र शाह वाले टाइम ड्यूरेशन को पढ़ते हैं तो पूरा हमको फैक्चुअल बेस नजर आता है। हम आज की जो क्लास है या फिर जो नरेंद्र शाह हम लोग कंप्लीट पढ़ेंगे ये रहेगा फैक्ट बेस, लेकिन इस फैक्ट के पीछे कॉन्सेप्ट्स चलती रहेंगी, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कारण, ये सब चीजें चलेंगे। वो चीजें तब समझ में आएंगी
जब हम यहाँ से ब्रिटिशर्स की पॉलिसी को पढ़ लेंगे और उस पॉलिसी से यहाँ की जो सोसाइटी है, यहाँ का जो समाज है, उस समाज पर जो प्रभाव पड़ेंगे और उन प्रभाव के जो यहाँ पर नरेंद्र शाह हैं उनका सॉल्यूशन निकालेंगे। वो सॉल्यूशन डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो वो कारण क्या रहेंगे, वो कॉजेज क्या रहेंगे, फैक्टर्स क्या रहेंगे, वो फैक्टर्स हम लोग जब ब्रिटिशर्स को ठीक से समझ ले लेंगे हम लोग उनकी और मूवमेंट्स को उठा लेंगे, तो आपको ये वाली क्लास फिर ठीक से रिएक्ट करेगी, समझ में आएगी, अच्छा ये इस वजह से यहाँ से ये वाला काम किया था। तो आज अगर हम लोगों ने उन सब चीज़ों को पढ़ना शुरू कर दिया तो हमारी क्लास कम से कम 8 से 9 घंटे की हो जाएगी और वो एक पजल वाली हो जाएगी। तो अभी आज के लिए हम सिर्फ एक सिनेरियो क्रिएट करेंगे कि अच्छा इन्होंने ये काम किए हैं अपने टाइम ड्यूरेशन में, अब वो क्यों किए हैं वो सेकंड फेज में हम बात करेंगे, जब ब्रिटिशर्स बेस हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो आप अभी के लिए अपने दिमाग में ये समझ बना करके चलिएगा। चलो बात स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। 1 2 3 पॉइंट, छोटे छोटे से पॉइंट से बात करते हैं। जैसे हम पहले बात भी कर चुके हैं इनसे पहले कि जो नरेंद्र शाह है, नरेंद्र शाह के जो पिताजी रहे हैं कीर्ति शाह, उनकी शादी, जैसे हम लोगों ने बताया था कि ये टिहरी रियासत में अब ऐसा ही चल रहा है कि 2-2 शादियां होती हैं और आम तौर पर यही देखने को मिला है कि जो शादियां होती हैं वो बहनों से ही होती हैं। एक ही परिवार की 2 बहनों से, एक बड़ी और छोटी बहनों से ही शादी होती है। वो रीति रिवाज चला आ रहा है और ये भी उसको आगे फॉलो भी करेंगे ऐसे ही। तो इनका जो जन्म हुआ है वो प्रताप नगर में, और प्रताप नगर की भी कहानी हम पहले ही बात कर चुके हैं। तो आपको ये चीजें एक तरीके से कड़ी दर कड़ी जुड़ती चली हुई नजर आ रही होंगी। प्रताप नगर में इनका जन्म होता है, प्रताप नगर में। और भाई प्रताप नगर में अगर इनका जन्म हुआ, बर्थ प्लेस है, तो कब हुआ भाई? तो 1898 में इनका जन्म होता है, 1898 में। वैसे वो 3 अगस्त 1898 डेट कही जाती है, बट जब आप बड़े लेवल की तैयारी कर रहे होते हैं तो आपको ज़्यादा डेट में घूमने की ज़रूरत नहीं होती है। फिर भी लिख लेते हैं कि जो इनका डेट है, डेट ऑफ बर्थ, वो 3 अगस्त 1898 है। अब सेकंड चीज़ अगर हम लोग बात करें, जन्म हुआ, बढ़िया बात, पप्पा जी कमा रहे हैं, बढ़िया शख्सियत इनकी है, इनके पिताजी की। लेकिन इनके पिताजी की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, जो हम लोगों ने अपनी पिछली क्लास में बात की। 1913 में इनके फादर साहब की डेथ हो जाती है। अब 1913 में अगर इनके पिताजी की डेथ हुई तो उस टाइम इनकी एज अगर कैलकुलेट करें तो 15 साल है। और 15 साल की उम्र में अभी अगर हम टिहरी रियासत फैमिली को ठीक से एनालाइज करते हुए चले आ रहे हैं तो हमें ये दिखने को मिल रहा है कि एक पहली जो स्टेज होती है, जो भी बच्चे होते हैं राजा के, शासक के, उनको वो अच्छी एजुकेशन के लिए भेजते हैं। वो अच्छी एजुकेशन के लिए फर्स्ट स्टेप होता है अपने देश के अंदर, और अपने देश के अंदर अच्छी एजुकेशन के लिए कहां पर भेजते थे? मेयो कॉलेज हम बात करके आ चुके हैं, अजमेर के अंदर, फर्स्ट स्टेज में। एंड देन सेकंड स्टेज में उसको सीधा लंदन इंपोर्ट कर दिया जाता था, एक्सपोर्ट कर दिया जाता था, सॉरी, कि भाई साहब आप अपनी नेक्स्ट जो एजुकेशन है वो वहां पर जा करके लीजिएगा। तो अभी आपके पास, आप एक अल्प आयु, आप एक टीनेजर हैं और आपके पास अभी इतनी समझ नहीं है कि आप अपनी रियासत को अच्छे से चला सके। तो उसके लिए क्या होगा? जैसे पहले वाले टाइम में भी एक काउंसिल बनाई गई थी, एक परिषद बनाई गई थी। उस परिषद की जिम्मेदारी होती थी कि भाई जब तक हमारे पास जो हमारे राजा हैं वो आकर के इस कार्यभार को ना संभाल लें, तब तक जिम्मेदारी इस काउंसिल या परिषद की होगी अपनी इस रियासत को चलाने की। लेकिन ये जो परिषद है, ये परिषद रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर काम कर रही है अपने राजा की। और यहां पर राजा कौन? अकॉर्डिंग टू सक्सेसर पॉलिसी, उत्तराधिकार अधिनियम के तहत जो सबसे ज्येष्ठ, सबसे बड़ा लड़का होगा
उसको ही यहाँ का राजा मान लिया जाता है। तो उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो केवल 15 वर्ष की आयु थी इनकी 1913 में, जब इनके जो फादर साहब थे उनकी मृत्यु हो गई थी इनके पिताजी की। और अगर ये टीनएजर हैं तो टीनएजर के टाइम में यहां अब ये जो राज्य है, ये जो पूरा का पूरा स्टेट है, इस पूरे स्टेट का नया जो राजा अपॉइंट किया जाना है वो किसको, नरेंद्र शाह को अपॉइंट किया जाना है। और इन्हीं को क्यों अपॉइंट कर रहे हैं भाई, क्योंकि इसके पीछे चली आ रही है एक व्यवस्था जिसको हम बोल लेते हैं उत्तराधिकार नियम, अकॉर्डिंग टू सक्सेसर पॉलिसी। उत्तराधिकार नियम के तहत नरेंद्र शाह को अब यहां का राजा बनाया जाना है। लेकिन इस उत्तराधिकार नियम के अकॉर्डिंग इनको राजा तो बना दे, लेकिन राजा अभी इस पोस्ट को संभालने के लिए सक्षम नहीं है, वो अभी कैपेबल नहीं है, जिसकी वजह से इस राजा को हेल्प या फिर राजा की सहायता के लिए एक, इस राज्य को चलाने के लिए सहायता के लिए एक क्या बनाया जाएगा, एक संरक्षण दल बनाया जाएगा या फिर एक काउंसिल बनाई जाएगी इस राज्य को मैनेज करने के लिए। एक काउंसिल या फिर आप इसको परिषद भी बोल लेते हैं, एक परिषद बनाई जाएगी। और ये जो परिषद है, इस परिषद में बेसिकली अगर देखा जाता है तो टोटल 4 मेंबर थे, 4 यहां पर मेंबर थे, सदस्य थे। और इन 4 सदस्यों में जो सबसे सुप्रीम थे, सबसे प्रमुख थी, जिनके डिसीजन अंतिम माने जाते थे, वो थी इनकी माता जिसको हम बोलते हैं राजमाता। अब इनकी माता कौन थी भाई, तो हम लोगों ने लास्ट टाइम में बात की थी कि भाई नेपाल में जाकर के शादी हुई थी, दैट्स वाई उनके नाम के पीछे एक सरनेम लगा दिया गया था जिसको हम बोल देते थे नेपालिया। तो वो डोगरा महारानी नेपालिया के नाम से जानी गई थी, डोगरा महारानी नेपालिया के नाम से जानी गई थी। तो इस काउंसिल की सबसे सर्वोच्च डिसीजन मेकर जो थी, फाइनल डिसीजन मेकर, वो यहां की राजमाता थी। मतलब जो नरेंद्र शाह थे, नरेंद्र शाह की मम्मी थी, मदर थी। अब नरेंद्र शाह को किस चीज के लिए भेजा जाएगा भाई, आप अपनी एजुकेशन पूरी कीजिए। अच्छा, एजुकेशन पूरी करेंगे तो भाई साहब कहां पर पूरी करेंगे, देखो अब सीन ये बना है कि 1913 में अब एक डिसीजन लिया गया है कि भाई साहब राजा तो ये है, लेकिन राजा को रिप्रेजेंट करने के लिए काउंसिल बनाएंगे और इस काउंसिल को का नेतृत्व करेंगी राजमाता, वो डिसीजन मेकर होंगी और उनका सपोर्ट करने के लिए टोटल 4 मेंबर होंगे जो यहाँ के प्रमुख खास होंगे। और जो नरेंद्र शाह होंगे, नरेंद्र शाह की जो एजुकेशन अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है, उनको मेयो कॉलेज में अजमेर, मेयो कॉलेज अजमेर में इनकी एजुकेशन को भाई साहब पूरा कराया जाएगा। अब ये जो चीजें हैं, ये चीजें तब तक चलती हैं जब तक इनकी एज 21 ईयर नहीं हो जाती है। 15 साल की उम्र में ये सिस्टम स्टार्ट हुआ और 21 साल की उम्र तक आते आते ये एक मैच्योर, धीरे धीरे चूंकि इनको राज्य का भी ज्ञान दिया जाता है, इनके एजुकेशन भी पूरी होती है, कैसे सिस्टम चलते हैं उन सब चीज़ों के ऊपर बात चल रही है, राजा महाराजाओं की क्या जिम्मेदारी होती हैं, वो सब शिक्षा दीक्षा इनके पीछे चली आ रही है। अब ये जो सिस्टम है, ये लगभग जब तक ये 21 वर्ष के नहीं हो जाते हैं तब तक ये सारा का सारा सिनेरियो चलता रहता है। और फाइनली 21 वर्ष की उम्र में आकर के 1919 में इनका राज्याभिषेक किया जाता है। 1919 में जब ये 21 वर्ष की इनकी आयु थी,
तब इनका राज्याभिषेक किया जाता है। और दिन भी चुना था कौन सा? विजयदशमी का दिन। विजयदशमी वाले दिन सेलेक्ट किया गया। जहां तक मुझे लग रहा है कि वो अक्टूबर का एक डेट थी, वो मेरे से मिस हो गई है, वो एग्जैक्ट कौन सी डेट थी? ये अक्टूबर 1919 में था जब इनका राज्याभिषेक किया गया। 21 वर्ष की जब इनकी आयु हो चुकी थी। और उसके बाद फिर ये जो काउंसिल थी, इस काउंसिल को खत्म कर दिया गया था, बंद कर दिया गया। और इस काउंसिल की जगह अब एक व्यक्ति या फिर शासक के तौर पर बैठा दिया गया था। किसको? नरेंद्र शाह। ठीक, 27 साल का इनका एक अच्छा टाइम ड्यूरेशन देखने को मिलता है। पिताजी की तरह इन्होंने भी एजुकेशन फील्ड में बहुत अच्छा योगदान दिया है। जैसे इनके पिताजी ने योगदान दिया था, इनके दादाजी ने योगदान दिया था, ऐसे ही ये भी अच्छा एजुकेशन सिस्टम पर, यहाँ के सोशियो वर्क पर, सामाजिक कार्य पर अच्छे से काम करते हैं। तो अब ये एक मोटा सा एक कॉमन आइडिया हम लोग को लगा है कि अच्छा 1919 से एक्चुअल में इन्होंने काम करना शुरू किया था। उससे पहले तो इनका एजुकेशन और संरक्षण के तौर पर पीछे से काउंसिल काम करती आ रही थी। अब इस बीच में इनकी शादी भी करा दी गई थी भाई। 1916 में इनकी शादी हो गई थी। एक लास्ट पॉइंट इंट्रोडक्शन में लिख लेते हैं एंड देन फिर उधर मूव ऑन करते हैं हम लोग। 1916 में इनका विवाह करा दिया गया था। अच्छा, जो शादी हुई थी वो कुंठल की राजकुमारी के साथ हुई थी। और जैसे मैंने आपको बताया कि भाई एक प्रथा चली आ रही है कि शादी दो से होंगी एक साथ, तो दो इनकी वाइफ, एक एक का नाम लिख लीजिएगा, कमले, दुमंती और इंदुमती। दो राजकुमारियों के साथ इनकी शादी होती है। एक छोटा सा पॉइंट और, इनके राज्य का जो दीवान था उनका नाम चक्रधर जुएल। वो हम आगे बात करेंगे, उनका भी एक पूरा सिनेरियो है जब रवाई कांड वगैरह और हम श्रीदेव सुमन जी के बारे में बात करेंगे तो उनका दोबारा से एक बार जिक्र आएगा। चक्रधर जुएल इनके दीवान थे। अच्छा, दीवान एक ऐसी पोस्ट होती थी, हम पहले भी बात करके आ चुके हैं, दीवान हुई, जोशियों को इस पोस्ट पर ज़्यादा बैठाने जाने लगा था, जो एक अपने आप में एक बड़ी इंपॉर्टेंट एक डिसीजन मेकर वाली पोस्ट हुआ करती थी अच्छी, जिसके हाथ में पावर होती थी अच्छी खासी। ठीक है, तो ये एक कॉमन आपको एक इंट्रोडक्शन इनसे मिलता है। अब हम इसमें एक एक पर बात करनी स्टार्ट करते हैं। जैसे हम लोगों ने बात की कि इनके जो वर्क्स थे, इंपॉर्टेंट जो कार्य थे इनके टाइम ड्यूरेशन में, तो है ये टोटल फैक्चुअल, बट ये बाद में आपको कनेक्ट करता हुआ नजर आएगा कि अच्छा इस वजह से इन्होंने ये काम किए थे। तो इनके जो वर्क थे, कार्य थे, इनके कार्यों में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो एजुकेशन या शिक्षा पर इन्होंने कार्य किए हैं। शिक्षा के प्रसार के लिए इन्होंने काम किए हैं। देखो, हम लोगों ने कीर्ति शाह इनके बारे में भी बात की है। उन्होंने एजुकेशन के लिए भाई साहब टिहरी के अंदर प्रताप हाई स्कूल, जहां वो 8 क्लास के लिए स्टार्ट किया गया था, उसको हाई स्कूल कर दिया। अब भाई साहब ये आएंगे और उसको हाई स्कूल से इंटर कर देंगे कि नहीं भाई, एजुकेशन का ग्राफ और आगे की तरफ होना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन की पावर को ये इनके पिताजी और इनके दादाजी जानते थे। और ब्रिटिशर्स भी एजुकेशन पर काम किया करते थे। वो बात अलग है कि ब्रिटिशर्स की एजुकेशन पॉलिसी अपने मतलब की थी, भारत में अलग,
और इंग्लैंड में अलग, वो अपने मतलब की थी कि किस हिसाब से हम यहाँ के लोगों को ट्रेंड करें यहाँ की एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग। बट फिर भी अगर हम देखें तो इनके टाइम ड्यूरेशन में जो टिहरी में प्रताप स्कूल था, उस प्रताप स्कूल को अभी तक वो किस पे था, 10th बेस पर था। अब इन्होंने 10th से उसको कर दिया था 12th बेस, और ये 1940 में जाकर के हुआ था, 1940 में इन्होंने ये काम किया था। पहली चीज, जैसे मैंने पिछली बार भी आपको बताया था कि टिहरी में एक मदरसा भी खुला था, तो इन्होंने भी इनके टाइम में भी आकर के एक मदरसे की स्थापना करवाई थी टिहरी के अंदर, जिसको मोहम्मद मदरसे के नाम से जाना जाता है। सबकी शिक्षा के लिए काम किया है। और भाई साहब एक और बड़ी काम की बात, एजुकेशन के मामले में आज तक हम लोग जानते हैं कि जब हम एंशियंट हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं तो हमें नालंदा विश्वविद्यालय की जानकारी मिलती है, जहां पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, 10,000 से ज़्यादा बच्चों को वहां पर पढ़ाया जाता था। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी का नाम हम लोग सुन के आ चुके हैं। अब उसी के ही रिफ्लेक्शन में हम लोग देखते हैं, क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय के साथ क्या हुआ अब वो उस पर हम लोग नहीं जाते हैं, बट उसके ही रेस्पेक्ट में कुछ और बड़े बड़े विश्वविद्यालयों की स्थापना आधुनिक शिक्षा पद्धति के आधार पर हो चुकी थी, जैसे बीएचयू में जब हम लोग देखते हैं तो 1933 में बीएचयू को के लिए एजुकेशन के लिए नरेंद्र शाह ने अपने पिताजी की बरसी पर, जो कि इनके पिताजी भी शिक्षा के लिए बहुत अच्छे काम करते थे, अपने पिताजी की बरसी पर 1 लाख रुपए कैश दिए थे। आज अगर कोई 1 लाख रुपए दे देना, आज कहने का मतलब हम लगभग 100 साल के बाद की बात कर रहे हैं, और ये इतिहास की कहानी लगभग 100 साल पुरानी बात है। आज लगभग 100 साल हो चुके हैं। आज अगर कोई 1 लाख रुपए एजुकेशन के लिए किसी को दे दे तो बहुत बड़ी बात बोली जाती है। इन्होंने लगभग 100 साल पहले 1 लाख रुपए दिए थे कि भाई साहब मेरे पिताजी की याद में बीएचयू में, और उस 1 लाख रुपए की राशि से बीएचयू के अंदर स्पेशल एक डिपार्टमेंट बनाया गया था। उस पर लिख लेते हैं। तो 1933 में 1933 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के लिए इन्होंने 1 लाख रुपए का डोनेशन दिया था। और ये तो 1 लाख रुपए की एक मुश्त राशि थी, लेकिन बीएचयू के लिए इन्होंने हर साल भी एक तरीके से दान, एक डोनेशन के तरीके से हर साल का भी प्रोविजन किया था। जैसे इन्होंने 6,000 रुपए साल, हर साल 6,000 पर ईयर दान के लिए पहुंचाने स्टार्ट कर दिए थे। अब इस 1 लाख रुपए का क्या हुआ भाई? तो इस 1 लाख रुपए का बीएचयू के अंदर एक डिपार्टमेंट बनाया गया था, जो आज भी इनके पिताजी के नाम पर है, जिसका नाम है सर कीर्ति शाह चेयर ऑफ इंस्टीट्यूट केमिस्ट्री। सर कीर्ति शाह चेयर ऑफ केमिस्ट्री। इंस्टीट्यूट इंस्ट्रियल, ठीक है। चलो हेलो 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 हेलो, जा रही है आवाज? ठीक है।
चलो, तो बीएचयू के लिए ये काम, ये डोनेशन दिया किसको, एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। अब जो बीएचयू को आप इतना मोटी रकम देंगे, डोनेशन देंगे, तो भाई साहब बीएचयू पीछे रह जाएगा क्या? नहीं, बीएचयू ने भी आपके लिए कहने का मतलब नरेंद्र शाह के लिए एक टाइटल दिया, एक उपाधि दी। और आपके एग्जाम में आपसे पूछ ली जाती है कि भाई बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की तरफ से नरेंद्र शाह को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो उपाधि दी गई थी LLD 1937। ठीक है, तो एक तो ये काम हुआ, प्लस जैसे इनके पिताजी ने बहुत सारे छोटे छोटे कॉलेज, छोटे छोटे स्कूल्स खुलवाए थे, ऐसे ही इन्होंने भी बहुत, मतलब अपने राज्य के अंदर छोटे छोटे स्कूल या फिर विद्यालयों को खुलवाया था, छोटे छोटे विद्यालय इन्होंने खुलवाए। बट एक इसमें मोटी बात यह है, जो इनकी माताजी थी, इनकी माताजी ने भी एक स्कूल खुलवाया था, और वो स्कूल खुलवाया था स्पेशली गर्ल्स के लिए, जो स्पेशली बच्चियां हैं उनके लिए। और ये स्कूल कहा जाता है टिहरी कन्या पाठशाला 1942। टिहरी कन्या पाठशाला 1942 में, जो इनकी माताजी ने इसका शुभारंभ किया था, और जिम्मेदारी भी इनकी माताजी ने ही उठाई थी इस चीज़ के लिए। लेकिन गिना जाता है कि हाँ, इनके टाइम ड्यूरेशन में ये इस स्कूल के ऊपर काम किया गया था। ठीक है, और सिर्फ इतना ही नहीं, इन्होंने अपने राज्य के अंदर जो एजुकेशन है, उस एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए छात्रवृत्ति देने का, जिसको हम आमतौर पर बोल लेते हैं वजीफा देने का एक ऐलान भी किया था कि भाई अब हम लोग जो भी बच्चे यहाँ पर पढ़ने का इच्छुक होंगे, हम उनको हर साल एक टाइप से उनको हर एक ऐसा पैसे का एक पैकेज देंगे कि भाई आप पढ़ाई करें और उसके साथ साथ हम आपको ये पैसा भी देंगे, एक तरीके से ग्रांट हम लोग बोलते हैं। तो इनके टाइम ड्यूरेशन में एक छात्रवृत्ति भी स्टार्ट की गई थी, छात्रवृत्ति योजना 1920 में। और एक और चीज है, अगर हम एजुकेशन को ही एक बेस बनाएं, तो इन्होंने अपने यहाँ के बच्चों को और ज़्यादा प्रमोट किया कि भाई साहब आप पढ़ो और मैं आपको अच्छी एजुकेशन के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम के लिए भिजवाऊंगा। तो इन्होंने अपने यहाँ के स्टूडेंट्स को जो FRI है देहरादून में, वहाँ पर प्रमोट कर करके भेजा। यहाँ अपने टिहरी रियासत से बच्चों को बोला कि भाई आप जो वन विभाग के बारे में और ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं, और ज़्यादा रिसर्च करना चाहते हैं, और ज़्यादा पढ़ाई करना चाहते हैं, तो मैं आपको प्रमोट करूँगा, आप FRI जाइए, FRI देहरादून। और इवन यहाँ ही नहीं, यहाँ के जो ट्रेंड स्टूडेंट्स थे उनको विदेशों तक जाने का मौका मिला था, फ्रांस में, जर्मनी में, इंग्लैंड में, वहाँ तक इन्होंने रिसर्च के लिए अपने यहाँ के स्टूडेंट्स को भेजा। तो हम ये भी पॉइंट एक लिख सकते हैं, यहाँ पर प्रशिक्षण के लिए, ट्रेनिंग के लिए स्टूडेंट्स को इन्होंने भेजा था। ठीक है, अच्छा एक चीज और लिख लेते हैं, है ये वैसे ये इनके सामाजिक कार्य का पार्ट है, लेकिन इसको हम एजुकेशन में भी लिख सकते हैं और इनके सोशियो वर्क में भी लिख सकते हैं। इनके टाइम ड्यूरेशन में यहाँ हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी एक। अब हाई कोर्ट आप बना रहे हैं, तो हाई कोर्ट के लिए आपको एक लॉ बनाना पड़ेगा, एक कानून की बुक बनानी पड़ेगी, जिसके अकॉर्डिंग जज साहब उस कानून के तहत डिसीजन देंगे। अब हमारे यहाँ का इतिहास ऐसा रहा है कि मोस्टली जो पॉपुलेशन है वो हिंदू धर्म को फॉलो करने वाली है, और जब
हिंदू धर्म को फॉलो करने वाली है और हम लोगों की आदत भी ऐसी ही बनी हुई है कि हम अपने धर्म को आधार बना करके ही डिसीजन देते आए हुए हैं। तो नरेंद्र शाह जी ने अपने यहां पर हिंदू लॉ को संहिताबद्ध करवाया था, उसका कोडिफिकेशन कराया, और उसका जो संहिताबद्ध किया हिंदू लॉ को, जितने भी रीति रिवाज चले आ रहे हैं भाई, जिसके अकॉर्डिंग भाई इसके अकॉर्डिंग ये सजा होनी चाहिए या फिर ये होना चाहिए, जो हिंदू रीतियों के तहत बने हुए थे अभी तक डिसीजन में जिसका यूज किया जाता था, उसको कोडिड उसको करवा दिया, उसका संहिताबद्ध करवाया था इनके ही टाइम में। और उसी के बेस पर वो जो अब नया हाई कोर्ट यहां पर बना था, जिसके पहले चीफ जस्टिस मुकुंदी लाल जी को बनाया गया था कि भाई साहब अब आपको जो डिसीजन देना है ना हिंदू नियमावली के तहत, हिंदुओं को जो भी आप डिसीजन देना चाहें, तो भाई साहब ये है देखो कानून की बुक हिंदू लॉ, इसका हमने संहिताबद्ध करवा दिया है, इसके अकॉर्डिंग अब आप यहां पर डिसीजन दीजिएगा। तो यहां से एक पॉइंट आप ये भी लिख लीजिएगा, 1919 में ही 1919 में ही नरेंद्र हिंदू लॉ के नाम से संहिताबद्ध कराए गए। 1919 में नरेंद्र हिंदू लॉ का क्या करवाया इन्होंने, संहिताबद्ध, उसको कोडेड कराया, उसका कोडिंग उसकी कराई, उसको वही लिख दिया उसका पूरा कंप्लीटली कि भाई अब इसके अकॉर्डिंग यहां पर हम लोग एजुकेशन प्रोवाइड कराएंगे, पहली चीज। प्लस टिहरी के अंदर ही एक इन्होंने एक सबके लिए सार्वजनिक लाइब्रेरी या फिर पुस्तकालय को भी खुलवाया था 9th, ये 23 में हुआ था। कहां, टिहरी में एक सार्वजनिक पुस्तकालय। अब आप ये देखिए, गौर से समझिएगा, ये एजुकेशन के लिए की जा रहे हैं काम। अब ऐसा कुछ तो घट रहा होगा ना भारत के अंदर नेशनल लेवल पर कि जो कुछ एजुकेशन फैक्टर काम कर रहे होंगे, कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो यहां पर भी एजुकेशन ले रहे हैं और उसके बाद हायर एजुकेशन के लिए बाहर जा रहे हैं, और बाहर से आकर के बोले देखो भाई अंग्रेजों ने ये चीज गलत कर रखी है, यहाँ पे ये एजुकेशन सिस्टम में इसके ये कमियां हैं, तो उन कमियों को सुधारने के लिए शायद यहाँ पर कुछ एक्शन लिए जा रहे होंगे। तो वो सब चीज आपको इंटरकनेक्ट होंगी जब हम लोग ब्रिटिशर्स के टाइम ड्यूरेशन की पॉलिसीज को पढ़ेंगे और स्पेशली उत्तराखंड को ओरिएंट कराएंगे। क्लियर है? तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हम लोग देखते हैं इनके टाइम ड्यूरेशन में एजुकेशन के लिए लिए गए हैं। ठीक है, वैसे मैंने आपको बताया ही कि इनकी जो स्पेशल जो शिक्षा, स्टार्टिंग की जो शिक्षा हुई है वो मेयो कॉलेज अजमेर से हुई है, देन उसके बाद लंदन में कुछ समय के लिए इनको भेजा गया था, उसके बाद फिर ये कंप्लीटली यहाँ पर आ गए थे। तो एक पार्ट में हम लोगों ने देखा इनका एजुकेशन। अब हम बात करते हैं इनकी जो सामाजिक कार्य हैं, जो इनके सोशियो वर्क हैं, और जो इनके राजनीतिक पॉलिटिकल है, ये काफी इंपॉर्टेंट है और यहां से क्वेश्चन आते हैं आमतौर पर। मोस्टली एग्जाम में अगर देखा जाए रेशियो, तो इन दोनों फैक्टर से ज्यादा क्वेश्चन सीखने को मिलते हैं इनके टाइम ड्यूरेशन से। तो एक 5 मिनट का गैप ले लेते हैं, देन फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नोट साथ साथ में आप बनाते रहिएगा।